हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैन फैमिली जांग फैमिली के घर आई हुई थी। उन लोगों के बीच मीटिंग होने वाली थी। जांग फेंगम्यान लैन चिरैन को देखकर कहते हैं, तुम्हें फिर से मिलकर खुशी हुई चिरैन। तुम्हारे आज यहाँ आने का मतलब क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारा नेफ्यू आयुन और आशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जांग फेंगम्यान के इतने स्ट्रेट वर्ड्स पर वुयिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अंकल जांग। पर तभी लैन चिरैन कहता है, वांग जी ने तो जो भी किया वो किया, पर तुम्हारे बेटे ने जो किया वो भी गलत था। उसने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन वांग जी से छुपा कर रखी, वरना वांग जी अपने ही बेटे की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा मिस नहीं करता। इस बार लांग वांग जी चिरैन की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल। तभी जिंगशा कहता है, मेरा भाई क्या करता। सब लोग जानते थे कि लांग वांग जी विभूषण से कितनी नफरत करता आया है, बल्कि विभूषण को तो लांग वांग जी को आयुन की लाइफ का हिस्सा बनने भी नहीं देना चाहिए। उसने बस मेरे भाई का फ़ायदा उठाया और उसके बाद उस पूरी रात के बारे में ही भूल गया। वांग जी के बारे में सुनकर शिचैन को भी गुस्सा आता है और वो जिंगशा से कहता है, जांग वैयन, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा भाई झूठ कह रहा है? जहाँ तक मुझे पता है मिसकम्युनिकेशन दोनों तरफ से हुई है। दोनों फैमिलीज के बीच में टेंशन होने लगती है। तभी आंट यू कहती है, प्लीज़ एवरीवन, हम यहाँ आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है जिससे हम आईयूएन के फ्यूचर के बारे में सोच सकें। तभी सब लोगों का ध्यान सीधा आईयूएन पर जाता है, जो पास ही में अपने बेबी कैरियर में लेटा हुआ था। वो अपना एक पैर अपने मुंह में देने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत पर सब लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। चिरैन कहता है, हम यहाँ आयुन के बारे में ही बात करने आए थे। तभी शिचैन कहता है, हाँ, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उसे भुला देना चाहिए। वो फिर से वुयिंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, आयुन सच में बहुत प्रीशियस है, एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड। तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है विभूषण। शिचैन के इन वर्ड्स पर वुयिंग भी उसकी तरफ मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, हाँ, टाइम टू टाइम वो उठने की भी कोशिश करता है। हालांकि उसे एक अच्छा पॉस्चर बनाने के लिए थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बस 6 महीने का ही है ना। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तभी चिरैन कहता है, वांग जी भी जब आयुन के बराबर था तो वो ऐसी ही हरकतें करता था। वांग जी के बचपन के बारे में सुनकर वुयिंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी ब्लश करता है। अब चिरैन कहता है, आयुन एक प्रीशियस चाइल्ड है। मैं श्योर हूँ कि जब विभूषण और लांग वांग जी एक छत के नीचे एक फैमिली की तरह रहकर उसकी देखभाल करेंगे तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ये सुनने के बाद वुयिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जांग फेंगम्यान कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? चिरैन कहता है, जब ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे तो आयुन की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। अचानक से शांति हो जाती है और जिंगशा चिल्लाते हुए कहता है, किसी भी हाल में विभूषण इस आदमी से शादी नहीं करेगा। जांग फेंगम्यान कहता है, दोनों की शादी के बारे में सोचना थोड़ा जल्दबाजी करना हो जाएगा। तभी चिरैन कहता है, जल्दबाजी करना? उन दोनों का ऑलरेडी एक चाइल्ड है और आपको जल्दबाजी लग रही है। शिचैन कहता है, मुझे लगता है ये डिपेंड करता है उन दोनों की फीलिंग्स पर। तभी चिरैन कहता है, और आयुन का क्या आयुन के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा अगर वो दोनों शादी कर लें तो? जांग फेंगम्यान कहता है, मैं मैरिज को लेकर डिसएग्री करता हूँ। क्लियरली दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तभी आंट यू कहती है, फेंगम्यान, तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं? ये उनका फैसला होना चाहिए। जिंगशा कहता है, मदर, आप नहीं जानती, लांग वांगजी विभूषण को कभी पसंद नहीं करता। हम उसे इस शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो सब लोग आपस में आर्ग्यूमेंट किए जा रहे थे और वुयिंग और वांग जी सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वुयिंग देखता है कि वांग जी अपने अंकल से कुछ कह रहा था। उसके बाद चिरैन लांग वांग जी को एक सीरियस एक्सप्रेशन देता है। चिरैन कहता है, मैंने शादी का डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक और चाइल्ड को सफ़र करना पड़े अपने पेरेंट्स की वजह से। वांग जी चिरैन की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता था कि चिरैन उसी की बात कर रहा है। उन लोगों में अभी भी आपस में बहस चल रही थी। तभी वुयिंग सडनली चिल्लाते हुए कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, पर सच ये है कि लंजा और मैं, हम दोनों ने ही डिसीजन लिया है। हम आयुन की देखभाल साथ मिलकर करेंगे, पर किसी को भी शादी के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना लंजा? वांग जी एक सेकंड के लिए वुयिंग की तरफ ही देखता है, एक अननोन इमोशन के साथ, पर वो हाँ में सिर हिला देता है। तभी वुयिंग कहता है, तो ये डिसाइड हो चुका है, मैं और लंजा हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देंगे आयुन के लिए। वांग जी भी कहता है, हाँ,
वियिंग और मैं इस बात पर एग्री करते हैं, तो प्लीज़ हमारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट करिए। सब लोगों को उन दोनों के डिसीज़न पर एग्री करना पड़ता है। तभी यानली कहती है, अब मुझे खाना सर्व कर देना चाहिए। आयुन यानली को देखकर हंसने लगता है और एक बार फिर उसकी हंसी की वजह से पूरे रूम में जो टेंशन थी वो गायब हो जाती है। उसके बाद सब लोग टेबल पर थे और साथ में लंच कर रहे थे। वियिंग किचन में आयुन को कुछ कैरेट प्योरी खिला रहा था, जिसकी वजह से उसका खाना ठंडा होता जा रहा था। वो आयुन को खाना खिलाने के लिए, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अजीब से फेसेस उसकी तरफ बनाने लगता है। तभी वांगजी वहाँ आकर उससे स्पून लेते हुए कहता है, वियिंग तुम अपना खाना खा लो, मैं आयुन को खिला दूंगा। वियिंग उससे कहता है, क्या तुम श्योर हो लंजा, या फिर तुम जानबूझकर एक एक्सक्यूज़ लेकर यहाँ मेरे पास आए हो जिससे डिनर टेबल का जो खतरनाक सा एटमॉस्फेयर है उससे बच सको। वांगजी उससे कहता है रिडिकुलस, और वियिंग हंसने लगता है क्योंकि उसे हाई स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती हैं। तभी वियिंग नोटिस करता है कि वांगजी थोड़ा सा टेंस दिख रहा था। वियिंग उससे पूछता है, लंजा क्या सब कुछ ठीक है? अभी जो भी कुछ हुआ कहीं उसकी वजह से तुम परेशान तो नहीं हो ना? वांगजी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, पर वियिंग को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसके पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो? वांगजी कहता है, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं। वियिंग को क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो अभी जानना चाहता था कि वांगजी उससे क्या कहना चाहता है, पर वांगजी उससे कहता है, वियिंग तुम जाकर खाना खाओ, हम बाद में बातें करेंगे। वियिंग ऐसा ही करता है। अब लैंस वहाँ से जा चुके थे। दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड कर लिया था कि वियिंग और लंजा एडल्ट हैं और उनके फ्यूचर का डिसीजन उन पर ही छोड़ देना चाहिए। वांगजी वियिंग को ऑफर करता है कि वो उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देगा। वियिंग उसे हाँ भी कर देता है। हालांकि जेंगशा कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ दूंगा। पर वियिंग कहता है, कोई बात नहीं जेंगशा, मैं लंजा के साथ चला जाऊंगा। जेंगशा उससे कहता है, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा अकेले नहीं रहना चाहिए, मुझे इस अल्फा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। विंग उसे टीज करते हुए कहता है, अगर तुम्हें जानबूझकर वेनिंग से मिलने का बहाना चाहिए तो तुम ऐसा कह सकते हो जेंगशा, और वैसे भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लंजा आयुन का फादर है और अब वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है जेंगशा। यानली इस बात पर मुस्कुराने लगती है, पर जेंगशा अभी भी मुंह बना रहा था। यानली कहती है, तुम चिंता मत करो आशियन, आचेंग बस कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा है, पर वो सब कुछ समझता है। जब तुम घर पहुंच जाओ तो मैसेज कर देना। ऐसा कहकर वो आयुन के फोरहेड पर किस करती है। वियिंग उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद वो लोग वियिंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। वांगजी अपार्टमेंट के बाहर जैसे ही कार पार्क करता है, वियिंग देखता है कि आयुन सो चुका था। उसे सोता हुआ देखकर वियिंग वांगजी से सॉफ्टली कहता है, शायद अभी हमें बात कर लेनी चाहिए। अगर हम उसे अपार्टमेंट में अंदर लेकर जाएंगे तो उसकी नींद खुल जाएगी और फिर वो ग्रम्पी हो जाएगा, फिर बात करना मुश्किल हो जाएगा। वांगजी भी हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों अब कार में ही बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फाइनली वांगजी अपनी बात शुरुआत करता है। वो वियिंग से कहता है, वियिंग मैं ये सब के अगेंस्ट नहीं हूँ। रात की वजह से काफ़ी लो लाइट्स थी और वियिंग को वांगजी का चेहरा अंधेरे में दिख रहा था। वियिंग उससे पूछता है, क्या मतलब है लंजा? वांगजी कहता है, मैं तुमसे शादी करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आयुन को एक स्टेबल होम देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वियिंग की पूरी बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है। वियिंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम दोनों की परवाह करता हूँ वियिंग, मैं आयुन की लाइफ का और तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वांगजी की आंखों में सच्चाई दिख रही थी और वो बिल्कुल ऑनेस्ट था। वियिंग सोचने लगता है, क्या उसे पता भी है कि वो मुझे क्या ऑफर कर रहा है? क्या वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि हम दोनों का अब एक चाइल्ड है, या उसकी फैमिली उसे फोर्स कर रही है? ये सब सोचकर वो वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें मेरे जैसे इंसान से खुद को बांधने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अंकल और हमारी फैमिलीज़ की वजह से हम केवल आयुन पर फोकस कर सकते हैं। वांगजी कहता है, मैं सिर्फ अंकल की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में चाहता हूँ। वियिंग कहता है, लंजा प्लीज़ ये सब कहना बंद करो। अगर तुम्हें डर है कि मैं आयुन को तुमसे छीन लूँगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे तुमसे दूर नहीं करूँगा। वांगजी कहता है, वियिंग मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों फैमिली की तरह रहें। वियिंग अब थोड़ी तेज आवाज़ में कहता है, प्लीज़ लंजा चुप हो जाओ, जिससे वांगजी एकदम चुप हो जाता है और आयुन जाग जाता है और रोने लगता है।
वुयिंग तुरंत उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा था। वो वांग जी से कहता है लंजा। वांग जी स्टिफली उससे कहता है मैं समझ सकता हूँ। वुयिंग कहता है नहीं, क्लियरली तुम नहीं समझते। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी एज्यूम करने से पहले सोच लेना चाहिए था। वुयिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है लंजा, हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, हम एक दूसरे के साथ ठीक से कम्युनिकेट तक नहीं कर पाए और ना ही एक दूसरे को समझ पाए। हमारी सिचुएशन देखो, जस्ट बिकॉज हम दोनों का एक बेबी है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। वांग जी सॉफ्टली उससे कहता है हम कंपैटिबल हैं वुयिंग। वुयिंग कहता है शायद फिजिकली, लेकिन हम क्यों ना सिर्फ आयुन के लिए एक अच्छे पेरेंट्स बनने की जॉब निभाएं। क्या हम अभी सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर सकते? वुयिंग कहता है तो क्या कोई चांस है कि एक दिन वुयिंग इस बारे में फिर से सोचेगा? वुयिंग कहता है मुझे नहीं पता लंजा, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, पर फिर भी मुझे थोड़ा समय चाहिए। तभी अचानक आयुन और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। वुयिंग कहता है शायद अब मुझे अपार्टमेंट में चलना चाहिए, उसके सोने का समय हो गया है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो कार से बाहर आता है और वुयिंग को भी कार से बाहर निकलने में मदद करता है। साइलेंटली वो दोनों अपार्टमेंट की तरफ आते हैं। उसके बाद वांग जी लौट जाता है। उसके फेस पर सैडनेस साफ दिख रही थी, जो वुयिंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं, पर इस बार कोई भी किसी का हाथ नहीं पकड़ता। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। वांग जी के साथ हुई अपनी कार की कॉन्वर्सेशन के बारे में वुयिंग जब वेंचिंग को बताता है तो वेंचिंग उससे कहती है तुम सच में बहुत डम्ब हो वेवुशन। वेनिंग कहता है पर मुझे नहीं लगता जे, अगर वे गगा ये सबकी शुरुआत स्लोली करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है? वुयिंग वेंचिंग से कहता है चिंगजे प्लीज़ अपनी लैंग्वेज ठीक रखो, आयुएन सुन लेगा। और वो आयुएन से कहता है आयुएन अपनी इस जेजे की बात मत सुनना, इसे पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं, ये बिल्कुल आचिंग की तरह है। वेंचिंग कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है विभूषण, और वैसे भी तुम इडियट हो, आयुएन एक ब्रिलियंट चाइल्ड है, वो इस तरीके के वर्ड्स को इतनी जल्दी पिक नहीं करेगा। बाय द वे आज लांगवांग जी उसे पिक करने के लिए नहीं आया, क्या वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है जब से तुमने उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट किया है? वुयिंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आज उसे बस अपनी न्यू यूनिवर्सिटी जाना था क्योंकि उसे कुछ पेपर्स देने थे, वो ट्रांसफ़र लेने वाला है ना। तभी वेनिंग कहता है वे गगा मैं आयुएन को आंट वैन के पास ले जाता हूँ, फिर आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आयुएन अगर आज की बातों को भी सुन ले तो। वुयिंग उसे टंग दिखाते हुए कहता है ठीक है, पर तुम लोग डर्टी खेल रहे हो, इस तरह तो 2 अगेंस्ट 1 हो जाएगा ना। वो आयुएन का बैग वेनिंग को दे देता है। वेनिंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है वे गगा, हम दोनों ही आपकी टीम में हैं। वुयिंग कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और मुझे इस क्रूल वुमेन के साथ अकेला यहाँ छोड़कर जा रहे हो? वेंचिंग उससे कहती है विभूषण उस टेक्स्ट मैसेज सिचुएशन से पहले तुम ऑल द टाइम लांगवांग जी के साथ खुद को इमेजिन करते रहते थे, हम ब्लाइंड नहीं हैं। तुम अपने अपार्टमेंट में हमेशा सैंडलवुड सेंट वाली कैंडल्स जलाए रखते थे, और वो जैकेट जो तुम कभी नहीं उतारते थे वो लांगवांग जी की ही है ना। ये सब के बाद भी जब वो अल्फा तुम्हारे पास वापस आया है और उसने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो। उसने कह दिया ना कि तुम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो चुकी है। उस अल्फा के लिए इतना तड़पने के बाद तुम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? वो ये कहता है वो एक्चुअल में कोई प्रपोजल नहीं था और मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। वेंचिंग कहती है उसने कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसे ही प्रपोजल कहते हैं। वुयिंग कहता है नहीं, उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करने को तैयार है क्योंकि वो मेरी और आयुएन की लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। वेंचिंग कहती है विभूषण तुम सच में अब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लांगवांग जी जैसे अल्फा पर तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। अगर उसने तुम्हें ऑफर दिया है तो वो सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। क्या तुमने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? एक टाइम पर तुम दोनों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर लोगों ने तुम्हें नहीं मिलने दिया तो तुम एक दूसरे के साथ भाग ही जाओगे, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वुयिंग अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहता है हमारे बीच कुछ नहीं बल्कि हमारे बीच बहुत कुछ है। हाई स्कूल में हम कभी भी एक दूसरे को नहीं समझ पाए, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप का कभी कोई बेसिस नहीं रहा। इनफैक्ट मैं हमेशा उसे अनॉय किया करता था, जिसके लिए उसने मुझसे नफरत भी की होगी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए अपोजिट रहे हैं।
आयुएन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उस दिन नशे की वजह से हम अपने होश में नहीं थे। उसके बाद हम दोनों के बीच जो भी इंटरेक्शन हुआ उससे हम लोगों को फिर से गलतफहमी हो गई। तुम कैसे कह सकते हो कि ये एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत है? और मुझे ये भी लगता है कि मीटिंग में अगर हमारी फैमिलीज़ ने वो शादी वाली बात ना की होती तो शायद लंजा मुझसे शादी के लिए ऑफ़र भी नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि उसने मुझे कहा था उसे ओमेगा के साथ एक फैमिली बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेंचिंग कहती है क्या पता उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। लोगों के माइंड चेंज हो जाते हैं। सीरियसली तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो। चीज़ों को खुद से एज्यूम करने से अच्छा है डायरेक्टली उससे जाकर पूछ लो कि वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता है। वो यूँ कहता है पर मैं उससे नहीं पूछ सकता। मैं फिर से बार बार उससे वही चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता। क्या अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों अब केवल आयुएन पर फोकस करें? बेंचिंग कहती है हाँ ये बहुत अच्छा होगा कि तुम आयुएन पर फोकस करो, पर मुझे लग रहा है कि तुम इस बात को फिलहाल बस एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो और अपनी खुद की फीलिंग्स और लंगवांगजी की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। विंग कहता है मैं बस उसे किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करना चाहता। बेंचिंग कहती है तुम उसे फोर्स नहीं करना चाहते या तुम्हें लगता है कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते? विंग एकदम सोच में पड़ जाता है। वो कह भी क्या सकता था। सच तो ये था कि जब भी वो लंजा को आयुएन के साथ स्ट्रगल करते हुए देखता था तो उसे वो सारे दिन याद आ जाते थे जब उसने वांगजी को अपने ही बेटे से इतने महीनों तक दूर रखा। जब भी वांगजी आयुएन को टॉवल से वॉश किया करता और रॉन्ग सोप का इस्तेमाल कर लेता, या फिर जब भी वो आयुएन के सॉक्स को ग्रैब करता पर अभी भी उसे नहीं पता था कि किन सॉक्स में वो कंफर्टेबल फील करता है। लंजा को छोटी छोटी चीज़ें अपने ही बेटे के बारे में नहीं पता थी क्योंकि विंग ने ये मौका उससे छीन लिया था। हालांकि लंजा उसे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा था पर विंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। इतना सब कुछ के बाद भी विंग कैसे वांगजी के साथ एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व कर सकता है? विंग ये सब सोच में पड़ ही गया था तभी वेंचिंग उससे कहती है मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम खुद को इतना पुश करो। अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो थोड़ा समय लो, पर डायरेक्टली उससे मना मत करना। इस तरह तुम खुद को ही पनिश करोगे। विंग कहता है मैं बस फिर से सारी चीज़ें खराब नहीं करना चाहता। इस तरह लंजा के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वेंचिंग पूछती है तुम उसकी बहुत परवाह करते हो ना? वैसे मुझे लगता है वो भी तुम्हारी बहुत परवाह करता है। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच जो भी कुछ है उसे मैं खराब नहीं करना चाहता। सिर्फ आयुएन के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लंजा हमारे आसपास होता है, जब वो मेरे साथ आयुएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं कैसे ये सब खोने का रिस्क ले सकता हूँ? वेंचिंग उसे हक करते हुए कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत चिंताएं हैं, पर क्या पता सब कुछ पॉजिटिव हो। कभी कभी हमें रिस्क भी लेने चाहिए वेवुशन, चाहे वो कितने भी स्कैरी क्यों ना हो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तो प्लीज़ लांगवांगजी को रिजेक्ट करने में डिसीजन इतनी जल्दी मत लो। उस रात वांगजी को एक वेट ड्रीम आता है जिसमें विंग की वार्म स्किन उसे टच हो रही थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे और विंग डेस्परेटली उससे कह रहा था प्लीज़ रंजा प्लीज़। दोनों की नेकेड बॉडी पर पसीना था और विंग उसे ना रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वांगजी की जब आँख खुलती है तो उसका फ़ोन बज रहा था। इस तरीके का वेट ड्रीम उसने पहले कई बार देखा था। वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि विंग उसे कॉल कर रहा था। 9 बजे के बाद तो विंग का कॉल कभी नहीं आता और अभी मिडनाइट हो रही थी। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है विंग उससे पूछता है हाय लंजा, क्या तुम सो रहे थे? आई एम सॉरी मैं इतनी लेट नाइट तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वांगजी उससे कहता है कोई बात नहीं विंग, क्या आयुएन ठीक है? तभी पीछे से आयुएन की रोने की आवाज़ आती है जिसे विंग शांत करने की कोशिश कर रहा था। आयुएन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। विंग कहता है लंजा, आयुएन आज कुछ ज़्यादा ही रो रहा है। वो बीमार नहीं है और ना ही उसे कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। आयुएन का बनी टैडी भी यहाँ नहीं है, उसके बिना वो सोता नहीं है। क्या तुम प्लीज़ चेक करोगे कि क्या तुम्हारे प्लेस पर तो नहीं है, वरना आयुएन रात भर रोता रहेगा। वांगजी कहता है मैं अभी चेक करता हूँ। और जैसे ही वो चेक करता है सच में वो बन बन टैडी वहीं था उसके लॉन्ड्री रूम में। वो विंग से कहता है मुझे मिल गया विंग, शायद अंकल इसे यहाँ ले आए होंगे और उन्होंने गलती से लॉन्ड्री बास्केट में रख दिया होगा। विंग स्वीटली आयुएन से कहता है आयुएन रोना बंद करो, फादर को तुम्हारा बन बन मिल गया है, प्लीज़ रोना बंद करो, वो मॉर्निंग तक यहाँ ले आएंगे।
वहीं उसे शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आयुन का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आयुन का रोना सुनकर वांगजी को भी बेचैनी होने लगती है। वो एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता। वो बनबन को अपने पास लेता है, अपनी जैकेट डालता है और कीज़ उठाते हुए वयिंग से कहता है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये स्वीट सा पार्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।